गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे का दूसरा नाम जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एचएमपी पाथवे जो है इसे हम लोग एचएमपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसके जो और भी कई नाम होते हैं जैसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर हम लोग बोलें एचएमपी संट या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एचएमपी एक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक पाथवे है। ऑक्सीडेटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उनको कोई ना कोई एक्सेप्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसका नाम है NADP प्लस। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। अब इसमें पाथवे में होता क्या है, इस इन विच ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड इन राइबोज 5 फॉस्फेट एंड NADPH। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको सिक्वेंसली ऑक्सीडाइज किया जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट। क्या बनेगा? राइबोज 5 फॉस्फेट, और इसमें हमें मिलेगा NADPH। अब अगर हम बात करें इसके एम की, तो एचएमपी पाथवे का जो एम है वो एम डिस्कस करने से पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो जैसा कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमारा ग्लाइकोलिसिस वाला था उसमें डिस्कस किया था कि ये मान लीजिए सेल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर का पोर्शन है, सेल के आउटसाइड पोर्शन है, और ये अंदर जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। सेल के बाहर से ग्लूट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए ग्लूकोज जो है वो अंदर आ गया। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लिवर सेल्स होती है वहाँ पर एक एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, वो प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर एक ATP खर्च करके इसके ऊपर फॉस्फेट लगा देगा। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अभी दो फेट हैं, या तो ये क्या करे कि ग्लाइकोलिसिस में आगे चला जाए, या फिर ये क्या करे एचएमपी पाथवे में चला जाए। तो जो एचएमपी का जो सबस्ट्रेट है जिससे एचएमपी पाथवे की स्टार्टिंग हो रही है, तो वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने का काम कौन कर रहा है? हेक्सोकाइनेज या फिर हम कहें ग्लूकोकाइनेज। तो जो एचएमपी पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है, और ये तीन जगह पर ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो इंटरमीडिएट है वो उसके थ्रू ये मर्ज होता है। पहला जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर ये जुड़ रहा है, दूसरा जो है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आकर के मिल रहा है, और तीसरा जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आकर के मिल रहा है। ये कैसे जो इसके इंटरमीडिएट हैं कैसे बन रहे हैं ये भी हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो इसका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो इसका जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसको कैसे बनाया, तो उसको बनाया विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज या फिर हम कहें ग्लूकोकाइनेज। अब हम बात करें कि इस पाथवे को चलाने का उद्देश्य क्या है। तो इस पाथवे को चलाने का उद्देश्य ये है कि एचएमपी पाथवे जो है हमें 5 कार्बन की शुगर जिसका नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट ये बनाने में मदद कर रहा है। अब इस राइबोज 5 फॉस्फेट का यूज़ क्या है? तो जैसा कि हमें पता है DNA हो या RNA हो, उसमें हमें राइबोज शुगर की ज़रूरत पड़ती है जो 5 कार्बन की होती है। तो वो कहाँ से बनता है? हमारा बनता है एचएमपी पाथवे से। तो एचएमपी पाथवे प्रोवाइड 5 कार्बन शुगर एंड NADPH। जो NADPH है ये, और जो 5 कार्बन की शुगर है ये बनाने में मदद किया है किसने? एचएमपी पाथवे में। दूसरा है राइबोज शुगर इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं DNA और RNA, एंड कोएंजाइम सच एज NAD प्लस NADP प्लस एंड FAD। इनको बनाने में हेल्प करता है कौन? जो राइबोज शुगर है। NADPH is form of reducing the energy that is used in several biosynthetic reaction and neutralization and generation of free radicals। जो इस पाथवे में जो NADPH बन रहा है,
अब हुआ क्या था कि जो NADP+ था इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे और ये कन्वर्ट हो गया था NADPH में। ये हमारी कैसी स्टेट थी, ऑक्सीडाइज थी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये हमारी रिड्यूस स्टेट थी। वही यहाँ पॉइंट में बोला गया है, NADPH इज ए फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग। तो ये कैसी फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है। इसका यूज हम करते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन में और जो फ्री रेडिकल्स को बनाने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो HMP पाथवे है उसका काम फैटी एसिड सिंथेसिस एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो NADPH बनता है, जो यूज होता है, वो हमारा कहाँ से आ रहा होता है, इस HMP पाथवे से ही आता है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल सच एज H2O2 आल्सो रिक्वायर NADPH। जो NADPH इस पाथवे में बना उसका यूज जो है वो H2O2 या जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइजेशन में भी किया जाता है। उसके अलावा जो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज हैं तो उनको भी प्रोड्यूस करने में या न्यूट्रलाइज करने में इसका रोल होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल सच एज रिएक्टिव ऑक्सीजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, तो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज हैं उनके प्रोडक्शन में भी ये पाथवे जो है वो रोल प्ले करता है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया इमेज। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पाथवे जो है वो सेल के लेवल पर कहाँ रन होता है। तो जिस प्रकार हमारा ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में रन हो रहा था, उसी तरह से जो हमारा HMP पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है, ये भी सेल के साइटोप्लाज्म में रन होता है। तो बात की हमने लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म। ऑल रिएक्शन ऑफ HMP आर कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म। HMP पाथवे की जितनी रिएक्शन है वो सारी की सारी कहाँ कंप्लीट हो रही हैं, साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन की। तो दो पार्ट में या दो फेजेस में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट या निकाला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन शुगर ऑक्सीडाइज इन 5 कार्बन विद द जनरेशन ऑफ NADPH। इसमें 6 कार्बन की शुगर जो है उसे हम लोग 5 कार्बन की शुगर में कन्वर्ट करते हैं और NADPH जो है वो जनरेट होता है। जो 5 कार्बन की शुगर होती है उससे जो सेल डिवाइड करती है, मान लो ये सेल 1 है, ये 1 से 2 में डिवाइड हो रही है। तो जब ये सेल का DNA है, तो जब ये सेल डिवाइड होगी तो इसके DNA को भी डबल करना पड़ेगा। तो जो ये 5 कार्बन जो शुगर बन रही है, राइबोस शुगर, ये DNA और RNA दोनों में पाई जाती है। तो जो डिवाइडिंग सेल है, जो डिवाइड कर रही है, तो उनको तो DNA बनाना ही है ना। तो ये जो शुगर 5 कार्बन की बन रही है उसका यूज जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में कर लिया जाता है इन डिवाइडिंग सेल्स। अब हम जरा इसको देखेंगे कि जो सेल नॉन डिवाइडिंग है, जहाँ पर डिवीजन हो नहीं रहा है, वहां पर इस शुगर का क्या किया जाएगा। तो दूसरी फेज जो है वो हमारी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। इसमें जो है वो जो 5 कार्बन की जो शुगर बनी है, यहाँ पर जो ये 5 कार्बन की शुगर बनी है, इसे हम लोग क्या करते हैं, वापस कन्वर्ट कर देते हैं 6 कार्बन में या फिर 3 कार्बन में। वो कैसे कर रहे हैं वो अभी हम आगे इस पूरे पाथवे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ओनली ऑपरेट इन नॉन डिवाइडिंग सेल एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होती है वो हमारी उन सेल में काम करेगी या पाई जाएगी जो सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती हैं और जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। अब जरा ये पाथवे को समझ लो। तो जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आया, वहां पर हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट है। उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट लगा दिया, ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर। तो ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगला जो है इसमें हमारा जो एंजाइम लगेगा वो है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और इसको एक कोफैक्टर की जरूरत है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमारा NADP+ को दे दिए जाएंगे और NADP+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH और प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन पर एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है लैक्टोनेज। इसको भी मैग्नीशियम कोफैक्टर की जरूरत होती है और इसको चाहिए वाटर। तो यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल एक यूज कर रहे हैं। तो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन को लैक्टोनेज एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। इसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या हम लोग बोले डिकार्बोक्सिलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा इसका नाम है 6-फॉस्फोग्लूकोनोडिहाइड्रोजिनेज। तो ये 6-फॉस्फोग्लूकोनोडिहाइड्रोजिनेज जो है ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएगा और एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास कितने कार्बन, 6। जब यहाँ से 6 में से एक निकल जाएगा तो हमारे पास कार्बन का नंबर बचेगा कितना, 5। तो ये कन्वर्ट हो गया, बन गया हमारा प्रोडक्ट बना, उसका नाम है
रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पर भी NADPH बना है, तो एक NADPH हमने यहाँ बना लिया और दूसरा NADPH हमने यहाँ बनाया। तो जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट है, इसके बाद अगला एंजाइम हमारा लगेगा फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज। ये आइसोमरेज है, तो ये रिबुलोज को कन्वर्ट करा देगा किसमें, राइबोज 5 फॉस्फेट में। तो इस तरह से हमने पूरा पाथवे देखा कि जो HMP पाथवे जब रन हुआ तो हमें एक 5 कार्बन की शुगर मिली जिससे हमने नाम दिया राइबोज 5 फॉस्फेट, और हमें 2 NADPH मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाथवे था। ये हमारी फॉर्म थी ऑक्सीडेटिव फॉर्म, कि किस तरह से हमने ऑक्सीडेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज कराए जो एक्सेप्ट की NADP प्लस ने और हमारा बना NADPH, और किस तरह से हमने बनाया 5 कार्बन की जो शुगर है जिसका डिवाइडिंग सेल जो है जिसमें यूज कर लिया जाएगा इसको, ये मतलब वो DNA बनाने में। यहाँ पर जरा इमेज देखिए, थोड़ा वो हो गया है तो इसको मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई नहीं, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जो है हमारा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। तो यहाँ पर जो से हमने यहाँ पर ये थ्योरी फॉर्म में डिस्कस किया वही यहाँ पर उसका ग्लूकोज के डायग्रामेटिक या कहें कि जो मॉलिकुलर एटम्स है उसके लेवल पर शो किया गया। तो ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसके एंजाइम यूज किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और हमने एक NADPH बनाया, और जो प्रोडक्ट हमारा बना उसका नाम था 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन। इसके बाद हमने एंजाइम यूज किया लैक्टोनेज, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया और हमारा बन गया प्रोडक्ट जिसका नाम है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। अभी देखिए इसके अगले स्टेप में क्या हुआ कि 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज किया, और इसने क्या किया कि ये जो CO2, ये फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप था इसको रिलीज कर दिया इन फॉर्म ऑफ CO2। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना इसका नाम है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। रिबुलोज को हम लोग क्या करेंगे, आइसोमराइज कर लेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट में। तो इस तरह से हमारा पूरा जो ऑक्सीडेटिव फेज है HMP पाथवे की वो इस तरह से रन होती है। अब कुछ पॉइंट है जरा इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस बायोकेमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट एन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए हमने इसको ऑक्सीडेटिव फेज नाम दिया HMP का। इन एन HMP रिएक्शन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन ए 5 कार्बन शुगर विद द जनरेशन ऑफ 2 NADPH एंड 1 CO2। इसमें क्या हुआ, एक 5 कार्बन की शुगर बनेगी, 2 NADPH बनेंगे और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब नोट में कुछ पॉइंट जरा उनको डिस्कस कर लो कि like glycolysis HMP also depend on involvement of biotin। तो बायोटिन या विटामिन जैसे बोले B3, तो NADP प्लस पर डिपेंड करता है, ये B3 विटामिन का डेरिवेटिव होता है। तो इस तरह से हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे जैसे NAD और FAD पर डिपेंड था, वैसे हमारा जो HMP पाथवे है वो NADP प्लस पर डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा पाथवे है HMP और जो ग्लाइकोलिसिस वाला ये विटामिन B3 पर डिपेंडेंट है। इन द एनिमल सोर्स ऑफ NADPH इज ओनली द HMP पाथवे। एनिमल जो सिस्टम है उसके अंदर NADPH बनाने का इकलौता एक पाथवे है जिससे हम लोग नाम देते हैं क्या, HMP पाथवे। अब हम बात करें राइबो शुगर की, तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया तो दो तरह की सेल है, एक डिवाइडिंग है और दूसरा नॉन डिवाइडिंग है। तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल है वहां पर हम क्या करते हैं, जो 5 कार्बन की शुगर बनी है उसको हम सफल करा करके 3 कार्बन और 6 कार्बन की शुगर बना लेते हैं। वहीं पर क्या है कि जो हमारा डिवाइडिंग सेल है उसका उसमें जो 5 कार्बन की शुगर है उसका हम लोग यूज जो है न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस यानी कि DNA और RNA को बनाने में हम 5 कार्बन की शुगर का यूज कर लेते हैं। तो हमने ऑक्सीडेटिव फेज पीछे डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो इट इज ए रिवर्सिबल फेज ऑफ HMP। वो इरिवर्सिबल था, ये हमारा कैसा है, रिवर्सिबल फेज है। इसका एम जो है चलाने का ये होता है कि जो 5 कार्बन की शुगर है उसको वापस 6 कार्बन या 3 कार्बन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ड्यूरिंग कन्वर्जन जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारा 3 कार्बन का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5, 6 और 7 कार्बन की शुगर जो है वो इंटरमीडिएट बनेगी। बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट है यहाँ पर। तो इन HMP कन्वर्जन ऑफ 5 कार्बन शुगर इनटू 6 कार्बन इज कैटलाइज्ड बाय 2 एंजाइम। तो जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है जिसमें हम लोग 5 कार्बन की शुगर को 6 कार्बन या 3 कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 एंजाइम की जरूरत पड़ती है हमें। पहला एंजाइम हमारा ट्रांस एल्डोलेज और दूसरा है हमारा ट्रांस कीटोलेज। अब हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला एंजाइम है इसका नाम है ट्रांस एल्डोलेज। तो कैटालिसिस ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम कीटो शुगर टू एल्डोलेज। अब देखो यहाँ पर आ रहा है नाम एल्डो, तो ये जो नाम में आ रहा है जैसे एल्डो आ गया तो उसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है, फ्रेगमेंट को कीटो से कन्वर्ट कराएगा, किस में,
या ट्रांसफर करेगा किस में, एल्डो पर। तो कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ 3 कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम कीटो शुगर टू एल्डो शुगर। कौन सी शुगर कीटो होती है, कौन सी शुगर एल्डो होती है, जब हम अभी बायोकेमिस्ट्री वाला डिस्कस करेंगे तब वहां पर हम ये पूरा डिटेल में देख लेंगे। तो अभी आप बेसिकली समझ लीजिए, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो हमारा कीटो शुगर है, और CHO जो है वो हमारा कैसा है, एल्डो शुगर है। तो जो ट्रांस एल्डोलेज होता है, ये 3 कार्बन के डीएनए जो डीएनए कह रहा हूँ, 3 कार्बन का जो फ्रेगमेंट होता है शुगर का, उसको ट्रांसफर करता है कीटो शुगर टू एल्डो शुगर। इसको ट्रांसफर करने के लिए किसी भी को फैक्टर या को एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं जो हमारा दूसरा एंजाइम है उसका नाम है ट्रांस कीटोलेज। तो ये ट्रांसफर करता है 2 कार्बन फ्रेगमेंट को फ्रॉम कीटो टू एल्डो। दोनों ही हमारा जो है वो कीटो टू एल्डो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो आपसे बोले कि एल्डो टू कीटो कर रहे हैं तो वो पॉइंट क्या है, गलत है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, कीटो शुगर से एल्डो शुगर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये करता है कीटो वाला 2 कार्बन को, और एल्डो वाला करता है 3 कार्बन को। ट्रांस कीटोलेज रिक्वायर थियामिन पायरोफॉस्फेट यानी कि विटामिन B1, इसे हम लोग TPP भी बोलते हैं। तो जो ट्रांस कीटोलेज है इसका जो को फैक्टर है, को एंजाइम है, वो कौन है, TPP है। तो अब जरा यहाँ पर पहले हम लोग ये मतलब नंबर कार्बन के बेसिस पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम जो शुगर का नाम है उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 2 शुगर लेकर चले, 2 यानी कि 2 साइकिल रन हुई HMP पाथवे की, तो हमें 2 5-5 कार्बन की शुगर मिली। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो एंजाइम यूज होता है वो हमारा एंजाइम यूज होगा ट्रांस कीटोलेज। ये क्या करेगा, इसने क्या किया कि यहाँ से 2 कार्बन को लेकर के ये वाला जो 5 कार्बन शुगर था इसके ऊपर ट्रांसफर करा दिया। तो यहाँ से जब 5 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो हमें एक 3 कार्बन की शुगर मिल रही है और एक मिल रही है हमें 7 कार्बन की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया, हमने इन दोनों को ले लिया तो ये यहाँ आ गए। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एंजाइम यूज किया ट्रांस एल्डोलेज। एल्डोलेज का काम होता है 3 कार्बन शुगर को कीटो से एल्डो पर ट्रांसफर करता है। तो यहाँ से 3 शुगर लेकर के इसने इसके ऊपर क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो जब 7 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 4, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6। तो ये हमारी 6 कार्बन की एक शुगर बन गया और ये हमारा 4 कार्बन बच गया। तो इस तरह से हमने एक शुगर बना लिया 6 कार्बन का। अब वही जो C4 बचा हुआ, अब हम क्या करेंगे, एक हमने जो एक पाथवे और HMP रन होगा मान लो, तो यहाँ पे एक 5 कार्बन की और शुगर मिलेगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो 5 कार्बन की ये शुगर मिली है इससे हमने ये 2 कार्बन ट्रांसफर करा देंगे इसके ऊपर। एंजाइम लगेगा हमारा ट्रांस कीटोलेज। तो इस तरह से 4 जो है इसमें जब हम 2 और जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 6 कार्बन का शुगर, और यहाँ पर रह जाएगा कितना, 3। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें जो नॉन ऑक्सीडेटिव साइकिल होती है उसका एम है हमें 3 कार्बन की शुगर मिले और 6 कार्बन की मिले। एंजाइम जो यूज हो रहे हैं ट्रांस एल्डोलेज यूज हो रहा है और ट्रांस कीटोलेज। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमेशा कौन सा एंजाइम यूज होगा, ट्रांस कीटोलेज। इसको कोफैक्टर की जरूरत है जिसका नाम है TPP। ये विटामिन B1 का डेरिवेटिव है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम 3 साइकिल जब रन किया HMP पाथवे की तो हमें 3 5 कार्बन शुगर मिले, जिससे हमने क्या किया, 2 6 कार्बन के बना लिए हैं और एक बना लिया हमने 3 कार्बन का शुगर। अब वही हम बात कर लेते हैं नाम के बेसिस पर। तो जो 5 कार्बन का शुगर था हमारा उसका नाम था रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो इसको आइसोमराइज कर दिया जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। 2 कार्बन सफल कराए। तो यहाँ से जब हमने 2 कार्बन लेकर के इस तरफ दे दिए, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, इसका कोफैक्टर है TPP। तो यहाँ पर एक 3 कार्बन का शुगर बन गया और यहाँ पर बन गया 7 कार्बन का। 7 कार्बन का जो शुगर बना है उससे हम लोग नाम दे रहे हैं सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और जो 3 कार्बन का बना है वो है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखो हमने जैसे बोला था ना कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर मर्ज होता है, HMP के साथ में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो ऑक्सीडेटिव फेज में था, और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो ये बना है, ये जरा हम जो पीछे इमेज डिस्कस करके आए हैं ये वाली, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये देखो यहाँ पर लिंक कर रहा है HMP पाथवे को और ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे को। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एंजाइम यूज किया ट्रांस कीटोलेज। कीटोलेज ने क्या किया, सॉरी, फिर हमने इसके बाद यूज किया एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज। एल्डोलेज ने इससे 3 कार्बन लेकर के इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए, तो ये 3 से हो जाएगा 6 कार्बन का। तो ये हमने एक 6 कार्बन का शुगर बना लिया। और जो हमारे पास ये 4 यहाँ पर बच गए, 7 में से 3 हमने माइनस किया तो 4 बचे ना। फिर हम एक शुगर और ले आए 5 कार्बन वाला, और उस तरह से हम सफलिंग करा करके हमें फाइनली हमने 3 5 कार्बन के शुगर यूज किए। तो हमें 2 6 कार्बन का और एक 3 कार्बन का शुगर हमें मिल गया है। तो ये हमारे हो गया
नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट है, जरा हम इसको भी डिस्कस कर लें। इन ह्यूमन एचएमपी प्रीडोमिनेंटली ऑपरेट इन एडिपोज एंड लिवर सेल वाइल लार्जली एब्सेंट इन मसल सेल। जैसा कि हमें पता है कि जो मसल सेल है वो डिवाइडिंग सेल नहीं होती है, तो जो एचएमपी पाथवे है वो प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है एडिपोज सेल में और लिवर सेल्स में। और जैसा कि हमें ये भी पता है कि लिवर सेल जो है वो उनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो डिवाइडिंग कैपेसिटी उनके पास में पाई जाती है, तो वहाँ पर ये पाथवे रन होता है। प्रीडोमिनेंटली रन होता है पाथवे एडिपोज में और लिवर सेल्स में, और एब्सेंट होता है मसल सेल में। मसल टिश्यू इज डिफिशियंट इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब एक बात ये पूछे कि जो मसल सेल है वहाँ पर ये क्यों नहीं पाया जाता, तो जो एचएमपी पाथवे का जो एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये मसल सेल में एब्सेंट होता है, इस वजह से वहाँ पर ये पाथवे रन नहीं हो पाता। अब कैसे डिसाइड होगा कि ग्लूकोज को एचएमपी पाथवे में जाना है या ग्लाइकोलिसिस में जाना है, तो इसका डिसीजन जो है वो एनएडीपी प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो करता है। जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर करके आया, अब क्या कौन डिसाइड करेगा कि ग्लूकोज जो है वो एचएमपी में जाएगा या ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, तो उसका जो वो है निर्णय है या डिसीजन है वो लेता है एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन। तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो कंसंट्रेशन लो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। पहले हम देखेंगे लो वाले को। तो लो एनएडीपी प्लस इंडिकेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनएडीपीएच। इसको जरा ऐसे समझो कि एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन, जो एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन लो है, यानी कि एनएडीपी प्लस कन्वर्ट किस में हो चुका है, एनएडीपीएच में। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन लो है, यानी कि एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हाई कंसंट्रेशन में, एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, यानी कि एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन लो है तो एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन हाई होगा, और अगर एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन हाई है तो एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन लो होगा। जो एनएडीपीएच है ये हमारा एक एलोस्टेरिक एंजाइम है और इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और जो ये एनएडीपीएच होता है, ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है, इस वजह से एचएमपी पाथवे जो है वो सप्रेस हो जाता है। जब एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन लो है तो एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ा होगा। तो जब ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो ये सप्रेस कर देगा हमारा जो ये वाला एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसको इसने सप्रेस कर दिया। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है ये हम पीछे डिस्कस करके आए, एचएमपी पाथवे का एंजाइम है। तो हाई कंसंट्रेशन जो है वो एनएडीपीएच का, या फिर हम कहें कि लो कंसंट्रेशन जो है एनएडीपी प्लस का, ये सप्रेस करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को, जिसकी वजह से क्या होगा, एचएमपी पाथवे जो है वो बंद हो जाएगा और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एंटर कर जाएगा किस में, ग्लाइकोलिसिस में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, जब एनएडीपी प्लस का कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन लो होगा, तो ये सप्रेस नहीं कर पाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, जब इसका कंसंट्रेशन लो होगा तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। जब ये एक्टिवेट फॉर्म में रहेगा तो एचएमपी पाथवे रन होता रहेगा, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एंटर कर जाएगा किसमें, एचएमपी पाथवे में। तो एनएडीपी प्लस इन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। जो एनएडीपी प्लस का जो हाई कंसंट्रेशन है ये एक्टिवेटर है किसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का। तो इसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है कौन, एनएडीपी प्लस, और ये है इसका सप्रेसर। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो एचएमपी पाथवे रन होगा, और अगर एनएडीपीएच का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दस रेट ऑफ एचएमपी इंक्रीज व्हेन एनएडीपी प्लस इज हाई, ग्लूकोज एंटर इन एचएमपी पाथवे। तो पूरा का पूरा ये डिसीजन कि एचएमपी पाथवे में जाएगा या ग्लाइकोलिसिस में जाएगा ये डिपेंड करता है एनएडीपी प्लस के कंसंट्रेशन पर। ये हाई है तब क्या होगा, ये लो है तब क्या होगा, वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब जरा यहाँ पर एक पॉइंट है नोट में, इसको भी समझ लो। ये डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इंक्रीज द रेजिस्टेंट पावर ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट मलेरिया रेजिस्टेंट। देखो वे अगर क्या हो कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है इसका कंसंट्रेशन
जो ये एंजाइम है ये सेल के अंदर क्या हो, एब्सेंट। मान लो ये कोई सेल है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है एंजाइम, ये एब्सेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर मलेरिया पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके साथ साथ एक सिंड्रोम होता है जिससे हम लोग वर्निके कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। इसको भी समझ लेते हैं जरा हम, क्या है ये। तो वर्निके कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर काज्ड बाय लैकिंग थियामिन, जो हमारा विटामिन B1 यानी कि TPP है, उसकी वजह से ये कॉज होता है। दस HMP इज डिफेक्टेड हैवी एल्कोहलिज्म रिड्यूस्ड TPP एब्जॉर्प्शन। तो जब ये TPP जब एब्सेंट है यानी कि थियामिन जब एब्सेंट है तो HMP पाथवे जो है वो डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि TPP की जरूरत हमें पड़ रही थी ट्रांसकीटोलेज यानी कि जो HMP पाथवे की नॉन ऑक्सीडेटिव फेज थी वहां पर। तो इस तरह से जो हमारा HMP पाथवे जो वो डिफेक्टिव हो गया। तो वो पर्सन या वो इंडिविजुअल या वो लोग जो हाईली अल्कोहल यूज करते हैं यानी कि दारू बहुत पीते हैं, शाम हुई नहीं कि उनकी दारू की बोतल खुल गई, तो उनमें क्या होता है कि जो TPP का जो एब्सॉर्प्शन है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां से वो रिड्यूस हो जाता है या फिर कहें कि घट जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल में वर्निके कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया है HMP पाथवे, इसकी कौन सी ऑक्सीडेटिव फेज है, कौन सी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, ट्रांस एल्डोलेज का क्या रोल है, ट्रांस कीटोलेज का क्या रोल है। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पर जा करके आप कमेंट करके अपनी जो भी क्वेरीज है आप उसको पूछ सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए या उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।